सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा 3.1 इंट्रोडक्शन। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो सारी की सारी मोशन कर रही है, कोई भी रेस्ट पे नहीं है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो ये सब क्या है, मोशन हो रहा है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर बाहर जा रही होती है। जो ब्लड है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स में फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी मोशन हो रहा है। जो पत्तियाँ हैं वो पेड़ से गिर रही हैं, वाटर फ्लो हो रहे हैं डाउन अ डैम, यानी डैम से नीचे गिर रहे हैं, नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स और जो प्लेन है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, तो यहाँ पर भी मोशन हो रहा है। तो हर जगह हर चीज़ में देखोगे मोशन हो रहा है। अब आप कहोगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर तो मोशन नहीं होता, जैसे मैं अभी बैठ कर वीडियो देख रहा हूँ तो मैं कहीं इधर उधर तो चल नहीं रहा हूँ, अपनी जगह बैठा हूँ यानी रेस्ट पे हूँ। तो नहीं, आप भी मोशन कर रहे हो। कैसे मोशन कर रहे हो? देखो आप कहाँ हो, अर्थ पे हो ना। अगर अर्थ रुकी होती तो हम मानते कि आप अर्थ पे हो, अर्थ भी रुकी है तो आप भी रुके हो। जैसे मान लो कोई कार है, उसके अंदर आप बैठे हो, अब वो कार रुकी है तो आप भी रुके हुए हो, रेस्ट पे हो। लेकिन कार अगर चलने लगी तो भले ही कार के अंदर आप बैठे हो, कार के अंदर नहीं चल रहे हो, लेकिन क्योंकि कार चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब आप भी उसके साथ साथ मोशन कर रहे हो, आप भी मूव कर रहे हो, जा रहे हो कहीं। तो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है 24 घंटे में एक बार, यानी अपनी एक्सिस पे पूरा घूम जाती है एक दिन के अंदर। इसी तरह जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, यानी हमारा सन है तो हमारी अर्थ ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है एक साल के अंदर। अब क्या सन स्टेशनरी है, सन रुका हुआ है? तो सन भी रुका नहीं हुआ है, वो खुद एक मोशन में है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अंदर सन खुद मूव कर रहा है, और जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे वो खुद मोशन कर रही है। अगर जो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है यानी आसपास जो गैलेक्सी है उसके हिसाब से देखें तो हमारी गैलेक्सी खुद मूव कर रही है, यानी हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो मोशन कर रही है। अब आप कहोगे कि मोशन है क्या? मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा था, किसी t1 टाइम पे हमने देखा, कुछ देर के बाद किसी t2 टाइम पे हमने देखा तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब यहाँ पर मोशन हुआ है। अब वो किसी भी रास्ते से गया हो सकता है सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया हो, या ऐसे इधर उधर घूम के कहीं पहुँच गया हो, या ऐसे आके कहीं पहुँच गया हो। बिना मोशन के ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, यानी अगर पोजीशन चेंज हुई है तो हम कहेंगे मोशन हुआ है। तो समझ गए मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन बदल रही है, चेंज हो रही है, उसकी जगह जो है वो चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे मोशन हो रहा है। हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम? ये एक सवाल है जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे। वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, यानी मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह का मोशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को यहीं तक रखेंगे कि हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। यानी मोशन तो ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अ सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन। तो ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू ए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में हम कुछ इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। और फिर आखिर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिलेटिव नेचर क्या होता है मोशन का। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे डिस्कशन में जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। जैसे अगर कोई कार मूव कर रही है तो भी उसको हम एक पॉइंट मानेंगे, ट्रेन मूव कर रही है उसको भी एक पॉइंट मानेंगे, बॉल मूव कर रही है उसे भी एक पॉइंट मानेंगे। ठीक है, अब पॉइंट मानने का मतलब क्या है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर अच्छे से हमने नहीं समझा तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि उसका नो शेप, कोई शेप नहीं है, नो साइज, उसका कोई साइज नहीं, उसकी लेंथ, वेट, हाइट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं है, कोई एरिया उसका नहीं है, नो मास, उसका कोई मास नहीं है, और चौथी चीज़ नो रोटेशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ है
जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, कि उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा होता। भाई ये पॉइंट है, इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया तो भी ये पॉइंट रहेगा। लेकिन मान लो हमारे पास ऐसे कोई चीज़ है, इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट हकीकत में तो पॉइंट होता नहीं, मान लो कार जा रही है तो उसको हम पॉइंट कैसे मान लेंगे, आप कहोगे ऐसे कैसे पॉइंट मान लिया। तो हम क्या करते हैं, ये हमने लगभग माना है कि हम चलो मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट मान के इक्वेशन बनाना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन हर केस में क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन केसेस है जहां पर ही हम सिर्फ उसे पॉइंट मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मान सकते। दिस अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो हमने अप्रॉक्सीमेशन माना, ये जो हमने मान लिया कि मान लेते हैं वो साइज लगभग एक पॉइंट ही है, तो ये तभी तक काम करेगा जब तक जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो उस डिस्टेंस के जो कि मूव कर रहा है वो एक टाइम के अंदर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लो ये आपका दिल्ली है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है और वो जाती है बेंगलोर, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग हम मान लेते हैं 2000 किलोमीटर, ठीक है। और जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को दिल्ली से बेंगलोर पहुंचने में, तो आप कह दोगे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 2000 किलोमीटर है, स्पीड हमारी 100 है, तो हमारा आ जाएगा 20 आवर्स। इसे मैं सेकंड में अगर चेंज कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 36 × 2 72 00 और ये 0, ठीक है। 72,000 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा दिल्ली से बेंगलोर जाने में उस ट्रेन को। लेकिन आप ये बताओ कि जब ट्रेन कहीं पर पहुंचती है, जैसे मान लो हमारी ये ट्रेन है, तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है वो इंजन वाला हिस्सा होता है और पीछे जो गार्ड होता है गार्ड वाला हिस्सा। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे पहले क्या चीज़ पहुंचेगी, पहले आपका इंजन पहुंचेगा, उसके बाद ये गार्ड वाला हिस्सा पहुंचेगा। यानी इंजन को जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इस गार्ड वाले को ये डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी, प्लस ये जो गार्ड वाला हिस्सा है वो यहाँ इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, यानी जो ट्रेन की लेंथ है उसे भी वो कवर करेगा। तो अगर इंजन को ये डिस्टेंस कवर करनी है इस ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो जी को ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी जो इंजन और ए पॉइंट की डिस्टेंस है वो तो कवर करनी है, लेकिन ये वाली जो एक्स्ट्रा है यानी ट्रेन की जो लेंथ है उसे भी कवर करना पड़ेगा। मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है वो 500 मीटर है, या जिसे हम किलोमीटर में कह सकते हैं 0.5 किलोमीटर। तो जो ऊपर वाला हमने कैलकुलेशन किया है वो मान लेते हैं इंजन के लिए, कि इंजन को पहुंचने में दिल्ली से बेंगलोर 72,000 सेकेंड्स लगेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि अच्छा ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा गार्ड वाला हिस्सा कितनी देर में पहुंचेगा, तो गार्ड के लिए जो 0.5 किलोमीटर है वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो टाइम की अगर हम बात कर लें तो 20,000.5 हो जाएगा और हमारी स्पीड तो वही 100 है। अब जो टाइम आएगा वो होगा 20.005 आवर्स। इसे हम अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 72,018, यानी 18 सेकेंड और ज़्यादा लगेगा। तो 72,000 सेकेंड और 72,018 सेकेंड, इसमें कितना फ़र्क है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अब कोई बंदा ऐसा दिखेगा आपको, वो कहेगा यार हम इंजन के करीब वाले डिब्बे में बैठेंगे, इससे क्या होगा हम जल्दी बेंगलोर पहुंच जाएंगे, 18 सेकंड पहले ही पहुंच जाएंगे। पीछे वाले में बैठेंगे तो 18 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो कहेंगे यार पागल आदमी है, जब 20 घंटा सफ़र उसने कर लिया है तो 18 सेकंड क्या बचा लोगे वहाँ। यानी इस केस में इतनी बारीक कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम मान के चलेंगे दोनों केस में टाइम बराबर लगेगा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि ट्रेन का इंजन कब पहुँचा, गार्ड कब पहुँचा, हम सिंपल कहते हैं कि ट्रेन इतनी देर में पहुँची। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन एक बार में ही एक जगह पर पहुँच रही है। तो उस केस में हमने कैसे मान लिया, ये तभी हो सकता है जब हम ट्रेन को एक पॉइंट माने। पॉइंट ही एक बार में एक ही जगह होता है, वरना ट्रेन की तो अपनी लेंथ है, आगे वाला हिस्सा पहुंचा कि बीच वाला हिस्सा पहुंचा कि सबसे पीछे वाला हिस्सा पहुंचा, वो अलग अलग टाइम पे सब पहुंचेंगे। तो ये बात आप समझ गए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट तभी मानेंगे जब वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो उस ऑब्जेक्ट के साइज से। लेकिन अगर डिस्टेंस छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में, तब हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं मान सकते। यानी अगर उसके साइज को कंसीडर करने या ना करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, यानी अगर साइज़ को हम कैलकुलेशन में ला रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है, और साइज़ को कैलकुलेशन में नहीं ला रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है, उसके बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हम पॉइंट मान के चलेंगे। वो हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने निकाला ना 72,000 और 72,018,
इसमें कितना फ़र्क है, नहीं है तो हम बराबर मान सकते हैं कि दोनों ही केस में 72,000 सेकेंड्स लगेगा। अब यहाँ पर आप दूसरा केस भी समझ लो। जैसे मान लो ये हमारी ट्रेन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये ट्रेन, ये जो येलो कलर का पोल है वहाँ पर कितने टाइम में पहुँचेगी। आपको ये बता दिया गया कि ट्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है, इंजन वाला हिस्सा है, वहाँ से इस पोल की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, और जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की जो लंबाई है वो आपकी है 500 मीटर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये ट्रेन चली और ये पोल तक पहुँच गई। तो अभी क्या पहुँचा है, ट्रेन का जो इंजन वाला हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा, वो पोल पे पहुँचा है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो अभी तक पोल पे नहीं पहुँचा। तो आपको यहाँ ये बताना पड़ेगा कि ट्रेन के किस हिस्से की बात कर रहे हो। यानी इंजन तो पहुँच गया, लेकिन जो गार्ड वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, वो अभी नहीं पहुँचा। तो अगर हम बात करें कि इंजन कितने टाइम में पहुँचेगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ इंजन, यानी इंजन कितने टाइम में पोल तक पहुँचेगा। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ये 100 मीटर कवर की है, डिवाइडेड बाई जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। यानी जो इंजन है वो पोल तक 2 सेकेंड में पहुँचेगा। लेकिन जो ट्रेन के पीछे वाला हिस्सा था, गार्ड वाला हिस्सा था, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो आप देख लो। देखो ओरिजिनली वो इस पोजीशन पे था और ये ट्रेन चली, इंजन वाला हिस्सा पहुंचा और आगे जाएगी, ये पीछे वाला हिस्सा पहुंचा। यानी इसने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की। और ये हमारी कितनी है, देखो 500 + 100 यानी 600। तो ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो गार्ड वाला हिस्सा है, उसकी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, 600। इसे वेलोसिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर 2 सेकेंड और 12 सेकेंड को हम कंपेयर कर सकते हैं। इंजन जल्दी पहुँच जा रहा है और जो ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा टाइम में पहुँच रहा है। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि 2 सेकेंड और 12 सेकेंड तो एक ही है, इसको बराबर मान ले। तो यहाँ बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कहाँ 2 सेकेंड और कहाँ 12 सेकेंड। तो यहाँ पर ट्रेन को हम पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि पॉइंट मानेंगे तो हमारे आंसर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। जो इंजन को पोजीशन मान के चलेगा उसके हिसाब से 2 सेकंड आ जाएगा, और जो गार्ड को मान के चलेगा उसका 12 सेकंड आ जाएगा। तो आंसर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप समझ गए कि अगर डिस्टेंस छोटी है, अभी ज़रूरी नहीं कि 100 मीटर है, मान लो 1000 मीटर भी होता तो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता। एक और बात मैंने की थी, ये वाला एनिमेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी दिखाया था, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करने लगा तो उस ऑब्जेक्ट पे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से मोशन करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक डिस्क थी, वहाँ पर हमने एक ए मार्क कर दिया और बी मार्क कर दिया, ठीक है, 2 निशान लगा दिए। अब ये डिस्क देखो रोल करते हुए आगे जा रही है और ये इस पॉइंट पे पहुँच गई। तो पहले ये डिस्क यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई। अब मैं पूछूँ बताओ इस डिस्क ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिस्क के किस हिस्से की बात कर रहे हो, क्योंकि जो बी वाला पॉइंट है यानी जो सेंटर है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, और एक पॉइंट जो हमने सर्कमफ्रेंस में माना था, यानी सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से लेके वो यहाँ पहुँच गया है। यानी उसी टाइम के अंदर बी वाले पॉइंट ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको डी मान लेते हैं, ए वाले पॉइंट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस अलग है उसी टाइम में, इसका मतलब ए ज़्यादा वेलोसिटी से मूव किया है, बी कम वेलोसिटी से मूव किया है। तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट मानने से एक फ़ायदा हमारा ये होता है कि हम रोटेशन से बच जाते हैं, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटीज़ आती हैं, अलग अलग वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप इसे सही से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में आपकी गलती हो जाएगी। अब आप खुद से ट्राई करना, जो लास्ट में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें पहला क्वेश्चन आप देखना और चेक करना आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो यहाँ लास्ट में एक बार मैं फिर से इसे समराइज कर दे रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी हम मानेंगे जब उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने से मोशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा हो। यानी अगर उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माने तो और ना माने तो मोशन में जो चीज़ भी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो या टाइम हो या रोटेशन हो, उस पर कोई फर्क ना आ रहा हो, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। In a good number of situations in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point object without much error. तो बहुत अच्छे खासे सिचुएशन हमको अपनी पूरी लाइफ में हर जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम उसके साइज को नेग्लेक्ट कर दें, यानी उसे पॉइंट मान लें, तो बहुत ज़्यादा एरर देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल ना के बराबर एरर हमें देखने को मिलेगी। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा मोशन हुआ, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुई,
क्या वेलोसिटी थी, क्या एक्सेलरेशन था। लेकिन यहां पर हम कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करते। क्यों मोशन हुआ, अब मोशन क्यों होता है, फोर्स की वजह से होता है, कौन सी फोर्स लगी, किस टाइप की फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी, कितनी फोर्स लगी, इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। यानी ये मोशन क्यों हुआ इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, बस इतना कहते हैं कि मोशन हुआ, उसी को डिस्क्राइब करते हैं। वॉट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 5। यानी इस चैप्टर में और जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहां पर भी जो हम मोशन डिस्कस करेंगे उसके पीछे का क्या कॉज है वो चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर मेन चीज़ आपकी यही थी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं कब नहीं मानते, और काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब वही आप एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना और देखना कि आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को सही समझा है या नहीं। तो आज बस हम यहीं तक रखते हैं। जो भी आपको वीडियोज़ देखनी है पिछले चैप्टर्स की, आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उसके लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो चैप्टर वाली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना व्यूज़ मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।